मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया करारा जवाब। कहा, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ऐसी बयानबाजी से उन्हें परहेज करना चाहिए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हीरो थे और उनकी कुर्बानियों को अवाम कभी नहीं भूलेगी। पीओके को वापस लेना उनके बस की बात नहीं। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा वो एक बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। इसमें हिंदुस्तान का ही नुकसान है। यहाँ की आवाम को कबूल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन। किश्तवाड़ में दौरान शब आग की भयानक वारदात ने 22 रिहायशी मकानों को किया खाकस्तर। नाकस जमीनी राबता होने की वजह से फायर सर्विस अमला आग पर काबू करने में हुए नाकाम। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस हादसे पर अफसोस का किया इजहार। इंतजामिया पे दिया जोर। सर्दियों के इन हालात में बेघर हुए लोगों के लिए जल्द से जल्द रहने का किया इंतजाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। वज़ीर कानून के उस हालिया बयान पर मोहम्मद अकबर लोन भी आज बोल पड़े हैं। इसके साथ साथ किश्तवाड़ में आग ने 22 मकानों को खाकस्तर किया है और कई जो वज़ीर है वो वादी कश्मीर के दौरे पे हैं। आज मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बैक टू विलेज प्रोग्रामों में शिरकत की उन्होंने और बैक टू विलेज प्रोग्रामों में लोगों के मसाइल भी सुने गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से। मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने हालिया दिनों बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्सेशन के हवाले से पंडित जवाहरलाल नेहरू से गलतियां हुई हैं और उन गलतियों की वजह से आज जम्मू कश्मीर के हालात इस तरह बने हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कोई हीरो नहीं थे, अवाम उनको क्यों याद रखेगी। इस बयान पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में एक प्रोग्राम के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात की और इस बयान को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू ने जो कुछ बयान दिया है ऐसे बयानात से उन्हें परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज ज़रूर है मगर हम किसी के गुलाम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो कुछ कुर्बानियाँ दी हैं उन कुर्बानियों को आवाम जो है वो याद रख रही है और आज के दिन भी आवाम उन कुर्बानियों को गिन रही है। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हीरो थे उन लोगों के लिए जिनके लिए वो आवाज़ बन के आए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और क्या कुछ कहा हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तारीख कभी भूल नहीं सकती। शेख अब्दुल्ला की कुर्बानियाँ कोई भूल नहीं सकता। क्या यहाँ के लोग भूल सकते हैं जिनको बोलना नहीं आता था, जो नंगे थे, जिनको हत्तो कहा जाता था? आज कश्मीरी खड़ा है और सर ऊपर उठा के बात करता है। सर, तरुण का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला साहब आज हर जगह पे कोई मुल्क नहीं है जहाँ वो बड़े बड़ी जगहों पे नहीं है। ये कैसे हुआ? ये आसमान से हुआ, उनकी मेहनत से हुआ। सर, तरुण का कहना है कि कश्मीरी लीडरान दिल्ली में एक बात करते हैं, कश्मीर में दूसरी बात। ये तो आज की बात नहीं है, ये तो कब से पहले से कहा जा रहा है। कोई नई बात है? हम गुलाम नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा। अब अमन की बात। हम गुलाम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं, ताज हैं, जूता नहीं है। उनको जरा होश से बात करनी चाहिए। कभी हम आवाज खोलेंगे तो वो टिक नहीं सकेंगे। बकवास की बातें उनको बंद करनी चाहिए और दिल जोड़ने की बात करनी चाहिए।
इसे दिल जोड़े नहीं जाते। चलिए, इस तरह की बयानबाजी से दिल जोड़े नहीं जाएंगे। जब हम मुंह खोलेंगे तो वो सुनने के काबिल भी नहीं रहेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना था। इधर श्रीनगर के SKICC में कॉर्पोरेट अफेयर्स महकमे की जानिब से एक प्रोग्राम का इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री राय इंद्रजीत सिंह और मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहे। प्रोग्राम के ज़रिए अवेयरनेस दी गई है इन्वेस्टर्स को, और मरकज़ी वज़ीर इंद्रजीत सिंह ने बाद में प्रोग्राम के बाद मीडिया नुमाइंदों से भी बात की, और बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा हम आप तक पहुँचाएं। सारे मुल्क के अंदर कोई 50 एक जगह के ऊपर ये स्कीम लागू आज के दिन से हुई है, लेकिन शुरुआत आज यहाँ श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से हुई। सर, बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, तो आप समझते हैं इस तरह की चीज़ों से बेरोजगारी की शरह में कमी? जैसे ही यहाँ पर निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बाहर से आएंगे, रोजगार ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे यहाँ पर माली हालत बेहतरीन होती है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और वो जब भी होगा जब यहाँ पर एक तो इंडस्ट्री लगे और टूरिज्म एक बार दोबारा से बढ़ेगा। सर, बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन जो लोकल यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, क्या उन्हें भी स्पेस मिलेगी? उन्हीं को ही ज़्यादातर तो उनको ही प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वही वैली के अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। सर, एक क्वेश्चन इस ताल्लुक से है, क्योंकि स्कीमें तो हैं लेकिन उस शख्स तक नहीं पहुंच रही है जो आर्टिजन भी है और जिसको फायदा चाहिए होता है। उस स्कीम को आर्टिजन तक और आम आदमी तक पहुंचाने के लिए ही ये शुरुआत करी जा रही है, और ये गाड़ियां हम यहाँ पर कोई 50-60 दिन तक चलाएंगे, ताकि केवल शहर के अंदर ही नहीं देहात के अंदर भी जानकारी लोगों को मिले, और मदद करने के लिए हमारी कोऑपरेशन नाज़रीन, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पे हैं। कल श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान उन्होंने बात करते हुए कहा था कि जो करारदाद है पार्लियामेंट की 1994 की करारदाद कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है POK, उसको वापस लाना, उसके लिए मरकज़ी सरकार नरेंद्र मोदी की क़यादत में पुरज़्म है, और POK को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। ये वज़ीर दिफा का कहना था कल जो उन्होंने प्रोग्राम के दौरान बात की। इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट वसाब का वज़ीर मोहम्मद अकबर लोन ने बात करते हुए कहा कि POK को वापस लाना अब इनके बस की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये एक साजिश के तहत हो रहा है, और जम्मू कश्मीर की आवाम को काबिल कबूल नहीं है, और इसका अंजाम जो है वो हिंदुस्तान के लिए ही ठीक नहीं है। ये कहना है मोहम्मद अकबर लोन का। उन्होंने कहा कि POK जो है वो अब वापस लाना ये जो है ये एक मजाक सा बन गया है, अब इनके बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस हाल में हम हैं हम वैसे ही ठीक है, जंग नहीं होनी चाहिए, जंग से खराबी ही हो सकती है। अकबर लोन ने और क्या कुछ कहा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो ये जश्न वगैरह मना रहे हैं ये सब इनकी बेवकूफ़ी है। ये इसमें कोई सही ये तरीक़ाकार नहीं है। और अभी जो आपको दिखता है या हमको दिखता है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, ये एक साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। तो इसका अंजाम हिंदुस्तान के लिए ख़राब होगा, और किसी भी कीमत पर ये कश्मीरियों को काबिल कबूल नहीं है। सर, कल रक्षा मंत्री आए थे तो उन्होंने यहाँ पे तकरीर करते हुए कहा कि हम जल्दी ही आज़ाद कश्मीर को भी वापस लाएंगे। देखिए, आज़ाद कश्मीर को वापस लाना उसके बस की बात नहीं है, तो ये बिल्कुल हवा में बातें हैं। तो सही ये है कि हम जहाँ हैं वहाँ ही अगर हम रहें तो वो भी हिंदुस्तान के लिए ठीक है। नाज़रीन, किश्तवाड़ में दौरान शब आग की भयानक वारदात रूनुमा हुई हैं। 22 रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में लिया है। 22 के करीब रिहायशी मकाना जो है वो खाकिस्तर हुए हैं,
और लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जो फायर सर्विस अमला है वो आग पर काबू करने में नाकाम हुए हैं, मगर रीज़न्स और वजूहात भी है कि फायर सर्विस अमला जो है वो वक्त पर क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि जो ज़मीनी राब्ता है इलाके का वो नाक़िस है, सड़कें खस्ता है, जिसकी वजह से जो फायर सर्विस अमला है वो मौके पर ना पहुंचा और जो 22 के करीब जो मकानात है वो खाकिस्तर हो चुके थे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि सर्दियों के इन हालात में जो बेघर हुए लोग हैं उनकी बाजियाबी के लिए, उनके रहने के लिए जल्द से जल्द इंतज़ाम किया जाए। इधर ज़िला इंतज़ामिया भी जो है किश्तवाड़ के इस इलाके में है, जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, और DC किश्तवाड़ जो है उन्होंने आग के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसको लेकर मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की है। बात करते हुए क्या कुछ कहा, आपकी नज़र करते हैं। ये एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें कि गंधारी छग एरिया में रात को 1 बजे के आसपास आग लगी। इसमें 22 फैमिलीज़ के घर जो हैं वो जल गए हैं और उसमें लकीली किसी भी लाइफ या लाइफ स्टॉक की हानि नहीं हुई है, लॉस नहीं हुआ है। अभी हमारी तहसीलदार और पुलिस की टीम आर्मी के साथ ऑन ग्राउंड है और सभी लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। उसके अलावा रेड क्रॉस का जो रिलीफ मटेरियल है वो हम लोगों ने यहाँ से रवाना कर दिया है। साथ साथ जो भी मॉनेटरी असिस्टेंस और बाकी रिलीफ मटेरियल है वो भी हम लोग भेज रहे हैं। इसमें आग लगने की वजह अभी तक नहीं सामने आई है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ पीपल जिनको रेस्क्यू किया गया है वो 80 से 85 के बीच में है, जो इन 22 फैमिली के मेंबर्स थे। को कहीं रखा जा रहा है सेफर प्लेसेस पे कोई? जी बिल्कुल, उधर जो विलेज के नियर बाय हाउसेज हैं उसमें अभी नाज़रीन, साल 2019 के बाद मरकज़ी सरकार का प्रोग्राम कि अब जो सरकार है वो लोगों के पास जाएगी, यानी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए गए। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम भी जो है दिया गया, एक प्रोग्राम का नाम, जहाँ पे जो अफसरान हैं वो इलाकों में जाके लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। बैक टू विलेज के हवाले से बात करें तो 3 प्रोग्राम्स आज तक हुए हैं, बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और आज के दिनों में बैक टू विलेज चौथा जो है वो प्रोग्राम जारी है जम्मू कश्मीर में। हालांकि बैक टू विलेज 1, 2 और 3 की बात करें तो जो लोगों की तरफ से जो लोग बात करते हैं कि सरकार ने मसाइल तो ज़रूर लोगों के सुने हैं मगर उन मसाइल पे तवज्जो नहीं दी गई है, उनको हल नहीं किया गया है। ये कई लोगों का कहना है कि प्रोग्राम्स जो है वो खाली फ़ोटो शूट के लिए रखे गए थे, जो भी मामला सुने गए हैं उन पे फिर नज़रसानी नहीं हुई है और उन मामलात को की तरफ फिर तवज्जो नहीं दी गई है। जो मामलात सरकार ने सुने थे, अफसरान ने सुने थे, वो वही है। ये मुख्तलिफ इलाकों में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब बैक टू विलेज 4 का जो प्रोग्राम चल रहा है, बैक टू विलेज 4th प्रोग्राम चल रहा है। इस सिलसिले में आज बडगाम के इसगाम इलाके में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज धीरज गुप्ता मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद रहे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम के साथ साथ ज़िला से वाबस्ता अफसरान और अवामी नुमाइंदे जो है उन्होंने भी इस प्रोग्राम में शमूलियत की। लोगों के मसाइल सुने गए और लोगों के मसाइल को हल करने की बात कही गई है। रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। इस मौके पर धीरज गुप्ता ने बाद में मीडिया से बात की। प्रोग्राम के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और लोगों के मसाइल के हवाले से बात की। क्या कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज कह रहे हैं, हम आप तक पहुंचा दें। एक बार मैं बताऊं, अभी हम लोग यहाँ पे 3-4 घंटे से हैं। हमने यहाँ पर अभी एक ग्राम सभा भी की। जिस तरीके के इश्यूज निकल के आए वो परफेक्शन की तरफ 100% वाले की तरफ है। इश्यूज, बेसिक इश्यूज कुछ नहीं है। आप मुड़ के देखिए और दिखाइए, यहाँ पर सड़कें देखिए, यहाँ के सैनिटेशन देखिए, यहाँ के मकान देखिए, लोगों का जज्बा देखिए। किसी भी तरीके से ये पंचायत, ये गांव ऐसा नहीं है कि पिछले 2-4 सालों में यहाँ काम नहीं हुआ है। लोगों से बात करिए आप जाके, बहुत काम हुआ है। दिशा सही है, प्रयास सही है। आने वाले समय में हम इससे भी ज़्यादा तरक्की करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि साहब, जहां आपके राइट्स हैं, जहां आप सरकार से तवक्कात करते हैं, वहां पर आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अभी हमने यहाँ चंद फैसले लिए। हमने कहा और हमारे साथ लोगों ने इस ग्राम सभा में माना कि अगले 2 महीने के अंदर, हम 1 साल में नहीं बल्कि 2 महीने में, बल्कि 1 महीने में, नवंबर एंड तक हर गांव में हम मीटर लगवा लेंगे अगर हम बत्ती की बात करें, और रेवेन्यू पूरा वापस कर देंगे जिसका जो भी एरियर होगा। छोटी बात नहीं है ये। शायद ये
पंचायत JNK में पहली पंचायत होगी जहां पर ये हम अचीव करेंगे, और करने के बाद हम यहाँ पर 24 घंटे सर्दियों में भी बत्ती देंगे। इसी तरीके से सैनिटेशन की हम बात करें, लोगों ने यहाँ पर 100, 150, 200 रुपए की सैनिटेशन फीस लगाई है छोटे से गांव में, ये भी छोटी बात नहीं है। और यहाँ पर सरपंच साहब ने हमें, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया। चलिए, धीरज गुप्ता बात कर रहे थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज, कह रहे थे कि कुछ फैसले लिए गए हैं जो कि नवंबर के आखिर तक जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे, और इसमें बड़ा फैसला ये है कि पूरे इलाके में बिजली के जो मीटर्स हैं वो नस्ब किए जाएंगे और जो फीस लोगों के पास पड़ी हुई है वो वसूल की जाएगी। यानी ग्राम सभा में, बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में भी अब पहले मीटर लगाने की बात कही जा रही है, और जो मसाइल लोगों के हैं, जैसे उन्होंने कहा कि सड़कें हैं, मकानात हैं लोगों के, यानी लोगों के और कोई मसाइल नहीं है, सिर्फ अब मसला ये है कि मीटर कब लगेगा और कब बिजली का जो फीस है वसूल किया जाएगा। इसको सरकार कह रही है कि हम बेहतर बिजली लोगों को दे सकती है। त्राल के डारसा इलाके में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम का आज इनेकाद किया गया था। इस मौके पर जो एडिशनल कमिश्नर त्राल है, ADC त्राल है, वो मेहमानी खुसूसी के तौर मौजूद रहे, और सब डिस्ट्रिक्ट त्राल से वाबस्ता अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। लोगों के मसाइल सुने गए, लोगों के मसाइल को हल करने की भी यकीन दहानी कराई गई। हमने कोशिश की, हमने 2 फेज़ों में रखा है। एंड अगर हम त्राल, डाडसारा एंड अरिपल की बात करें, टोटल करीबन 51 हमारे पंचायत हल्के हैं। इन्हें अपने 50% 27 आज रखें, बाकी हम कल सेकंड फेज़ में रख रहे हैं। एंड इसमें अभी लोग आ रहे हैं, बिकॉज कोशिश की हमने हर नेटवर्क से, आपके वसादत से भी एंड अपने भी रिसोर्स से, एंड हर हमारे नंबरदार। इधर मीरगुंड पटन में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, और जिसमें DG शीप हस्बेंड्री जो है मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद रहे, और प्रोग्राम में उन्होंने कई स्टॉल्स का भी मुआयना किया, लोगों के मसाइल भी सुने उनके अपने महकमे के हवाले से, और जो बाकी महकमे हैं जहाँ पे लोगों को मुश्किलात है वहाँ पे भी उनके मसाइल सुने, और यकीन दहानी भी कराई कि सरकार जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में जो लोगों के मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश में लगी हुई है। जहाँ पे भी लोगों के मसाइल है उनको हल किया जा रहा है। कई एक ऐसे मसाइल जो पड़े हुए हैं उन पे सरकार काम कर रही है। आज का जो ये प्रोग्राम है बैक टू विलेज प्रोग्राम, इस सिलसिले में इससे पहले भी प्रोग्राम हो चुके हैं पिछले 3 सालों में, तो दिस इज़ द 4th वन। तो सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन से लेके डाउन तक जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन किया है कि वो ग्राउंड लेवल पे पहुँचें और लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, लोगों के मसाइल जानें और उनका क्या हल हो सकता है तो वो जानें, और इसको शॉर्ट में ये कहेंगे कि इट इज़ गवर्नेंस एट द डोर स्टेप। तो इस सिलसिले में हम यहाँ मीरगुंड में आए हैं, इससे पहले भी मैं यहाँ आया था, तो ये मेरा। नाज़रीन, आपको मकान बनाना है, डेवलपमेंट करनी है, तो आप परेशान होते थे रेत और बाजरी के लिए, क्योंकि यहाँ का मजदूर जो था वही ये रेत और बाजरी निकाल रहा था, और कई बात करें तो कई इलाकों में अब मजदूरों को भी मुश्किलात हो रही है, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं शिकंजा कसा है रेत निकालने पे, चाहे जालिम की बात करें या बाकी नदी नालों की बात करें, बाजरी निकालने पे अब सरकार इन सारी चीज़ों को अपने अहाते में ले रही है, जिसकी वजह से एक बड़ा तबका जो है वो बेरोज़गार हो रहा है। अब ऑनलाइन दी जाएगी रेत बाजरी, यानी जो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको मटेरियल चाहिए ये अब ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है, जैसे बाकी चीज़ें आप ऑनलाइन करते हैं और वैसे अब आप रेत बाजरी या कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसके लिए ऑनलाइन जा सकते हैं, आपके घर पहुंच पाएगा ये सारा मटेरियल। ये कौन दे रहा है ऑनलाइन, किस तरह ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा, किसने किया है, इस पे हम बात करेंगे। फैसल रियाज हमारे साथी श्रीनगर से बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। फैसल, आपका खैर मकदम है। पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम अब बनाया गया है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, खासकर रेत बाजरी के लिए, ये कौन दे रहा है और क्या इस पर सरकार का भी हाथ है?
देखिए बिल्कुल रूप, जिस तरह से आपने पहले ही कहा, अगर किसी को कंस्ट्रक्शन करनी तो वो काफी ज्यादा परेशान रहता था, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल है उसकी रेट जो है कहीं ना कहीं आसमान को छू रही। ईंटों की बात हो, बाजरी की बात हो या रेत की बात हो, जो गवर्नमेंट रेट्स निकालती थी उसकी धज्जियां उड़ाई जाती थी और उस पर कोई अमल नहीं होता। तो अब गवर्नमेंट ने किया कि ऑनलाइन वो ये सब चीजें मिलेगी। वेबसाइट जो है जियोलॉजी के माइनिंग डिपार्टमेंट की, उस वेबसाइट पे जाना है। अगर किसी को ईंटें खरीदनी थी, बाजरी खरीदनी होती है, तो उसको वेबसाइट पे जाना है, वहां पे उसको डिस्ट्रिक्ट डालना है और जो मटेरियल उसको जो है वो डालना है। उसके बाद जैसे वो सर्च करेगा तो उसके बाद उसको वहां पे निकलेगा जो रेत बाजरी बेचता हो, वो से उसकी नेगोशिएशन होगी, रेट फिक्स होगी और उसके साथ साथ वो उसको घर आएगा। लेकिन इस पे वही रेट मिल सकते हैं जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, और उसके साथ साथ जो जीएसटी भी उसमें मिलेगा। और खासकर जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू रहता था, ट्रांसपोर्टेशन के जो पैसे होते थे वो कहीं ना कहीं एक फितना बनता था, तो वो अलग से देने होगी। यानी जो पहले रेट्स दे रहे थे उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और आम लोगों को भी अब राहत हो सके। लेकिन इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि जो मजदूर इनमें काम करते, तो कहीं ना कहीं उनका काम भी मुतासर होगा, क्योंकि अभी ये पता नहीं है कि ये किन से अभी ऑनलाइन कौन दे रहा है। अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, क्या ये वही मजदूर है जो ये रेत बाजरी निकालते थे, या ईंट के भट्ठे जो या यहीं के, या वो कोई और है जो कि यहाँ का ना हो। कहीं ना कहीं इस पे अभी भी बात नहीं हो रही है। हालांकि अगर हम ऑल ओवर इशू देखें तो लोगों को इससे राहत आ सकती है, लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी जो ये काम करते थे, बाजरी निकालते थे, रेत निकालते थे। अभी ये पता नहीं या वही निकाले, उन्हीं को वो निकालने का हक होगा या ऑनलाइन भेजने का हक होगा, इस पे अभी भी कोई बात नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, फैसल मैं ये जानना चाहूंगा कि रेत बाजरी के साथ साथ क्या इसमें ईंटें भी रखी गई है? क्योंकि अगर हम ईंटों की बात करें तो जो इंतजामिया ने रेट मुकर्रर की है, चाहे डिविजनल इंतजामिया की जब हम बात करते हैं या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जब हम बात करते हैं, तो पिछले साल जो रेट्स मुकर्रर की गई थी ईंट के लिए 3000 ईंट के लिए, जैसे सरकार ने जो निरकनामे मुकर्रर किए थे वो कहीं इंप्लीमेंट नहीं हुए, क्योंकि जो भट्ट मालकान है उनका कहना है कि रॉ मटेरियल काफी ज्यादा रेट्स पे उनको मिल रहा है, जिसकी वजह से ये रेट जो है ये सही सरकार ने नहीं की है। अब इसमें भी कहीं ना कहीं ज्यादा कहीं कम, तो वो जो एक मुतवातिर रेट होनी चाहिए थी जिसको आवाम को फायदा मिलने की बात की जा रही है इंतजामिया की तरफ से, वो नहीं मिल रही है। तो क्या ये जो ऑनलाइन प्रोसेस, इसमें ईंटें भी रखी गई है और जो निरकनामे अभी सरकार ने मुकर्रर किए क्या वही रहेंगे उसमें भी? देखिए बिल्कुल इसमें सारा सब कुछ रखा, ईंटें रखी गई है, बाजरी है, या वो नाला बाजरी हो, क्रेशर बाजरी हो, या इसके साथ साथ रेत हो, और बाकी जो कुछ भी सामान चाहे पत्थर हो, जो बाकी चीजें लगती है कंस्ट्रक्शन में, हर एक चीज उसमें रखी है। उसमें अलग अलग क्वालिटी भी रखी हुई है। और जिस तरह से आपने ईंटों की बात की, तो ईंटों को लेकर कहीं ज्यादा फसाद उठते थे, फसाद रहते थे रेटों के हवाले से, लेकिन ईंटें भी रखी गई है। रेट वही है जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए, 22,000 के करीब 3,000 के ईंटें मिलती है, वही रेट है। लेकिन उस पर आप एडिशनल चार्जेस बोल लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का फीस जो अलग पहले ही रहता था तो वो अलग से देना पड़ेगा, बाकी वही रेट रहेगी जो गवर्नमेंट ने दी होगी। लेकिन इस पर भी अभी ये मसला है कि पहले आपको नेगोशिएशन ऑनलाइन करनी होगी, वेबसाइट के थ्रू आपको नेगोशिएशन उन भट्ट मालिकान से करनी होगी जो आपके नजदीकी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। सवाल अब ये है फैसल, इसमें एक बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि जो सरकार ने रेट मुकर्रर की है उस रेट पे भट्ट मालिकान लोगों को ईंटें नहीं दे रहे थे या रेत या बाजरी नहीं दे रहे थे, तो सरकार या जियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो कैसे कलेक्ट कर पाएगा भट्ट मालिकान से, या जो रेत या ईंट है वो कैसे कलेक्ट कर पाएगा और फिर लोगों को देगा, फिर ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाएगा? सवाल यह है कि क्या वो तैयार है देने के लिए? क्या इसके लिए सरकार ने कोई प्रोसेस शुरू किया है? देखिए जहां तक आपने तैयार की बात की, तो तैयार तो वो कभी नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई गाइडलाइंस आई, कहीं उनको ऑर्डर्स भी निकाले गए कि आप मुनासिब रेटों पे, लेकिन अभी तक तो उन्होंने नहीं माना है। लेकिन अब जैसे ये ऑर्डर आया है, शायद कुछ न कुछ राहत हो सकती है। जैसे गवर्नमेंट ने अब ये शेड्यूल निकाला है कि ऑनलाइन आएगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस पर सोचा होगा कि पहले भट्ट मालिकान को कंसिडरेशन में ले, उनके साथ बात करें और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो। हालांकि आज तक जो भी रेट्स मुकर्रर की है गवर्नमेंट ने, उस पर तो अमल पैरा कोई भी नहीं हो रहा है। लगातार चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, सरकार का फैसला, जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने फैसला लिया है, एक हुक्मनामा जारी किया गया है कि अब जो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल चाहिए, चाहे ईंटें चाहिए, आपको पत्थर चाहिए, आपको रेत चाहिए, बाजरी चाहिए, अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ये सब चीज़ें मंगवा सकते हैं। मगर 2-3 पहलू है इसमें शायद जो सरकार को मंदज रखने होगी, क्योंकि एक तो ये कि जो भट्ट मालिकान है क्या वो नेगोशिएशन रेट पे देने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी तक जो सरकार ने निरकनामे मुकर्रर किए हैं उन पे तो भट्ट मालिकान ईंटें फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं है और लोगों को मनमानी रेट जो है वो अभी भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो मजदूर तबका रेत या बाजरी निकाल रहे हैं, तो उस तबके के लिए क्या कुछ सरकार ने सोचा होगा, डिपार्टमेंट ने सोचा होगा, ये एक बड़ा सवाल है।
चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।